हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपने घर पर ही होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को याद तो है ना बच्चों कि एपिसोड देखने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को बनाना होता है और पढ़ाए गए पाठ को खुद से भी पढ़ना होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये काम कर भी रहे होंगे। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत हम हर दिन की तरह कक्षा 11 की पढ़ाई से करते हुए केमिस्ट्री में रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद बच्चों हम फिजिक्स में गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 11 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 12 की ओर आगे बढ़ेंगे और केमिस्ट्री में पृष्ठ रसायन पाठ को पढ़ेंगे और सबसे आखिरी में हम फिजिक्स में एक नया पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना भाग 5। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यह थ्योरी 1927 में सर्वप्रथम हिटलर तथा लंदन ने दी थी। इस सिद्धांत का विवेचन परमाणु कक्षकों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन और संकरण तथा विचरण यानी वेरिएशन एवं अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन के सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित है। आइए प्रारंभ करते हैं हाइड्रोजन अणु से। मान लीजिए हाइड्रोजन के दो परमाणु यानी एटम A और B एक दूसरे के नाभिक Na और Nb हैं और उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को Ea और Eb से दर्शाया गया है। जब ये एटम्स एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो इनके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा होती है यानी आकर्षण पैदा होता है। लेकिन जब ये दो परमाणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होते हैं तब इनके बीच अन्योन्य क्रिया नहीं होती। जैसे जैसे परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं वैसे वैसे आकर्षण यानी अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन भी साथ साथ होता है। आइए पढ़ते हैं कैसे आकर्षण और रिपल्शन होता है। मान लीजिए एक परमाणु के नाभिक तथा इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच Na और Ea और Nb और Eb है और दूसरा एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच Na तथा Eb और Nb तथा Ea है। अब आइए पढ़ते हैं परिणाम क्या होगा। दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के बीच Ea और Eb है यानी यहाँ अच्छा खासा रिपल्शन हो रहा है। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच Na और Nb यहाँ भी एक तरह से रिपल्शन ही हो रहा है। आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु को दो पृथक परमाणुओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इस प्रकार इस मुक्त ऊर्जा को हम बॉन्ड एंथैल्पी या आबंध एंथैल्पी भी कहते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था एंथैल्पी को हम एनर्जी भी कह सकते हैं। यह चित्र में दिए गए आरेख में न्यूनतम के संगत होती है। हाइड्रोजन के एक मोल अणुओं के वियोजन के लिए 435.8 किलोजूल ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। जैसे जैसे आप दूरी कम करेंगे वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ऊर्जा जैसे ही कम होगी वहां आबंध बनना शुरू होगा। आबंध
आबंध वहां बनेगा जहां ऊर्जा सबसे कम होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन में आबंध हमारा 74 पिकोमीटर पर बन जाता है। अगर हम दो हाइड्रोजन को और पास लाएंगे तो ऊर्जा अधिक हो जाएगी और दो न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन बढ़ जाएगी। रिपल्शन बढ़ने की वजह से दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन की 74 पिकोमीटर हो जाती है। आइए पढ़ते हैं कक्षक अतिव्यापन अवधारणा को। हाइड्रोजन अणु के विरचन में इस अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में दो परमाणु इतने करीब हो जाते हैं कि उनके परमाणु कक्षक आंशिक रूप से अंतर्भेदन परमाणु कक्षक अतिव्यापन कहलाते हैं। आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म, जैसा आप जानते हैं, सहसंयोजी आबंध का बनना परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के संयोजन में उनके 1s कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। आइए बढ़ते हैं परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन। जब दो परमाणु पास आते हैं तब उनके कक्षकों में अतिव्यापन होता है, यानी ओवरलैपिंग होती है। यह अतिव्यापन कक्षकों के गुणों के अनुसार धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। सहसंयोजी आबंध के विरचन के मुख्य कारक के रूप में अतिव्यापन की कसौटी समनाभिकीय, विषमनाभिकीय, द्विपरमाणुक अणुओं तथा बहुपरमाणुक अणुओं पर समान रूप से लागू होता है। आइए पढ़ते हैं मीथेन अणु को। ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2s2 2p2 है और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1 2px1 2py1 2pz1 हो जाता है। इसके उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति संकृत कक्षकों तथा हाइड्रोजन के बीच अतिव्यापन के फलस्वरूप मुक्त अतिरिक्त ऊर्जा से होती है। कार्बन के 4 परमाणु कक्षक, जिनमें से प्रत्येक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। 4 हाइड्रोजन परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन युक्त 1s कक्षक है, परंतु इस प्रकार निर्मित 4 CH आबंध समरूप नहीं होंगे। कार्बन के 3 2p कक्षकों के मध्य 90 डिग्री का कोण होने के कारण इन कक्षकों द्वारा निर्मित आबंधों के बीच HCH कोण का मान 90 डिग्री होगा, अर्थात CH आबंध एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कार्बन का 2s कक्षक तथा H का 1s कक्षक गोलीय सममिति का होने के कारण किसी भी दिशा में अतिव्यापन कर सकता है, अतः चौथे CH आबंध की दिशा अनिश्चित होगी। यह निरूपण CH4 की वास्तविक आकृति से मेल नहीं खाता, जिसमें चारों HCH कोण चतुष्फलकीय होते हैं तथा प्रत्येक का मान 109.5 डिग्री भी होता है। आइए पढ़ते हैं अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति। कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध के 2 प्रकार हैं। पहला सिग्मा आबंध तथा दूसरा पाई आबंध। आप इसको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं। आइए पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड को। यह सहसंयोजी आबंध कक्षकों के अंतनाभिकीय अक्ष पर सिरवार यानी हेड ऑन अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग करता है। यह 3 प्रकार के हैं। पहला SS अतिव्यापन। इसमें s ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड है, दोनों मिक्स होके SS अतिव्यापन बनाते हैं। दूसरा है sp अतिव्यापन। s का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल p के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है और sp अतिव्यापन हो जाता है। तीसरा है pp अतिव्यापन। इसमें p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके pp अतिव्यापन करते हैं। यह था सिग्मा आबंध। आइए पढ़ते हैं पाई आबंध को। पाई आबंध बनने के लिए आणविक कक्षक इस प्रकार अतिव्यापन करते हैं कि उनके अक्ष एक दूसरे के समांतर तथा अंतनाभिकीय कक्ष में लंबवत होते हैं, यानी साइड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। इस प्रकार अतिव्यापन के फलस्वरूप निर्मित कक्षकों में परमाणुओं के तल के ऊपर तथा नीचे 2 प्लेटनुमा आवेशित अभ्र होते हैं।
आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ साइड ऑन ओवरलैपिंग हुई है। आइए पढ़ते हैं सिग्मा तथा पाई बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ यानी प्रबलता क्या है। आबंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है यानी ओवरलैपिंग पे निर्भर करती है। सिग्मा आबंध में कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है, इसलिए सिग्मा आबंध पाई आबंध की तुलना में अधिक स्ट्रेंथफुल होता है यानी प्रबल होता है। इसके अलावा यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि दो परमाणुओं के बीच पाई आबंध कभी अकेला नहीं पाई जाता, यह सदैव सिग्मा आबंध के साथ ही होता है। इस वीडियो में हमने सीखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज भी हम गति के नियम अध्याय को जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने साम्यावस्था और यांत्रिकी में सामान्य बल पढ़े थे। आइए जानते हैं आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्तुल यानी वृत्तीय गति को पढ़ेंगे और अंत में यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना जानेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरुआत करते हैं, जानते हैं वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति को इंग्लिश में सर्कुलर मोशन कहते हैं। परिभाषा को जानते हैं। भौतिकी में जब कोई पिंड ऐसी गति करता है कि उसकी गति का पथ एक वृत्त हो तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। आइए जानते हैं वृत्तीय गति के सूत्र के बारे में। चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र से ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी और v बराबर 2 पाई आर बटे टी, दोनों ही इक्वेशन से हमें इस प्रकार एक नया फॉर्मूला मिला, v बराबर ओमेगा आर, जहाँ थीटा बराबर ओमेगा टी होगा। इसे आप कॉपी में लिख लें। सदिश ओमेगा की दिशा गति के लंबवत दिशा में होती है। आइए जानते हैं वृत्तीय गति के प्रकार के बारे में। वृत्तीय गति कई तरह की हो सकती है। यदि पिंड का कोणीय वेग अचर हो तो इस प्रकार की वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति, जिसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चित्र में कार को ध्यान से देखिए। यदि कोई कार प्रत्येक 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इस स्थिति में कार की गति एक समान गति कहलाती है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चित्र में घड़ी को ध्यान से देखिए। घड़ी की मिनट वाली सुई प्रत्येक 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है, वहीं घड़ी की घंटे वाली सुई प्रत्येक 12 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। चूंकि घड़ी की सुइयां समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अतः घड़ी की सुई की गति एक समान गति है। इस प्रकार हमने वृत्तीय गति को जान चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कोणीय विस्थापन के बारे में। कोणीय विस्थापन को इंग्लिश में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कण जितने कोण से घूम जाता है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि होती है और कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। आइए बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ, जानते हैं अभिकेंद्र बल के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। आइए परिभाषा जानते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई बल एक वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v से r त्रिज्या के
वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। इसे आप अपने कॉपी में लिख ले, जहां F बराबर अभिकेंद्र बल होता है, m संहति को दर्शाता है, r त्रिज्या को दर्शाता है और v एक समान चाल को बताता है। आइए जानते हैं चित्र से। जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों तथा सड़कों के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं ढालू सड़क पर कार की गति। यदि सड़क ढालू है तो कार की वर्तुल गति में घर्षण के योगदान को घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण नहीं है, इसीलिए नेट बल 0 होगा। इस प्रकार हमें एक फॉर्मूला मिला n cos थीटा बराबर mg प्लस f sin थीटा। उससे हमें एक और फॉर्मूला मिला n sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर mv²/r। इसे आप अपने कॉपी में लिख लें। n तथा f के घटकों द्वारा अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। यांत्रिकी की किसी प्रारूपी समस्याओं में बल की क्रिया के अधीन केवल एक पिंड का ही समावेश नहीं होता है। अधिकांश प्रकरण में हम विभिन्न पिंडों के ऐसे संयोजन पर विचार करते हैं जिनमें पिंड परस्पर एक दूसरे पर बल लगाता है। इसके अतिरिक्त संयोजन का प्रत्येक पिंड गुरुत्व बल का भी अनुभव करता है। यांत्रिकी की समस्याओं को हल करने में बल निर्देशक आरेख फ्री बॉडी डायग्राम खींचना अत्यंत सहायक होता है। अपने कॉपी में लिख ले, चित्र को देखें। ध्यान रहे निकाय द्वारा फर्श पर आरोपित बल क्रिया फर्श द्वारा निकाय पर आरोपित बल प्रतिक्रिया का एक युगल बनाते हैं, जैसा कि हम तृतीय नियम में जान चुके हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले वर्तुल यानी वृत्तीय गति के बारे में जाना और उसके बाद यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना सीखे। दोस्तों, इस प्रकार हमने गति के नियम के सारे विषयों का पढ़ाई कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति नया अध्याय शुरू करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया अध्याय के साथ, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तब तक आप अपने भौतिकी पुस्तक से विस्तार में अध्ययन करें। धन्यवाद। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण है, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण,
इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पृष्ठ रसायन का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोलाइड बनाना सीखेंगे और आखिरी में हम कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो शुरू करते हैं मिसेल निर्माण की क्रियाविधि से। होता क्या है, सोडियम स्टीयरेट एक आयन होता है। इस आयन के दो भाग होते हैं, एक जल विरागी भाग होता है और एक जल रागी भाग होता है। जो जल विरागी भाग होता है वो जल से डरता है और जो जल रागी भाग होता है वो जल के करीब जाना चाहता है। होता क्या है, जब हम स्टीयरेट आयन को जल के अंदर डालते हैं तो उसका जो जल रागी भाग होता है वो जल के अंदर चले जाता है और जल विरागी भाग जो होता है वो जल के बाहर ही रहता है। अब होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा स्टीयरेट आयन एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उनका जो जल रागी भाग है वो तो पानी में ही रहता है और जो जल विरागी भाग है वो आपस में चिपक कर एक गुच्छा जैसा आकार बना लेता है। उसी को हम मिसेल कहते हैं। तो इस तरह मिसेल का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं साबुनों की शोधन क्रिया के बारे में। जो साबुन होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में इसमें जानेंगे हम। आपके सामने जो चित्र है वो कपड़े पर लगे ग्रीस का चित्र है। अब क्या होता है, जो स्टीयरेट आयन है, मान लीजिए कि ये ग्रीस पानी के अंदर है और स्टीयरेट आयन भी पानी के अंदर है। स्टीयरेट आयन का जो जल विरागी भाग होगा वो इस ग्रीस से चिपक जाएगा और उसका जो जल रागी भाग होगा वो बाहर ही रहेगा। तो उसके कारण क्या होगा, कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। आप देख सकते हैं जो आखिरी चित्र है वो स्टीयरेट आयनों द्वारा घिरी ग्रीस की बूंदें हैं। ये मिसेल के आकार में आपको दिख रही हैं। तो अब क्या होता है, जो हमारा स्टीयरेट आयन है वो ऐसे ही ग्रीस के साथ चिपक कर उस पूरे ग्रीस को कपड़े से बाहर निकाल लेता है। तो इसी तरह साबुन शोधन करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलाइड कैसे बनता है। तो उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं। जो पहली प्रक्रिया है वो है रासायनिक विधियां, दूसरा है विद्युतीय विघटन और तीसरा है ट्रेप्टन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रासायनिक विधियों से। होता क्या है, कोलाइडी परिप्रेक्षण, द्विंक अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन अथवा जल अपघटन जैसी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जिनमें अणु निर्मित होते हैं बनाए जा सकते हैं। ये अणु पुंजित होकर सॉल का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ दो अभिक्रियाएं हैं जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक है द्विंक अपघटन अभिक्रिया और दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोनों को आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और रासायनिक विधियों के बारे में जो बात स्क्रीन पर लिखी हुई है उसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं वैद्युतीय विघटन के बारे में। इस प्रक्रम में परिक्षेपण एवं संघनन दोनों ही सम्मिलित हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इत्यादि धातुओं के कोलाइडी सॉल इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में डूबे धातु के इलेक्ट्रोडों के बीच एक विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। इससे उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा धातु को वाष्पित कर देती है जो फिर संघनित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाती है। इस विधि को ब्रैडिक आर्क विधि भी कहते हैं। आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब बात करते हैं ट्रेप्टन की।
किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलाइडी सॉल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम पेप्टन कहलाता है। इस प्रक्रम में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य पेप्टिकर्मक कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के बारे में। इसके कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है अपोहन, दूसरा तरीका है वैद्युत अपोहन और तीसरा तरीका है अतिसूक्ष्म निस्यंदन। सबसे पहले बात करते हैं अपोहन की। यह एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा अपोहन करके कोलाइडी विलयन में से घुले हुए पदार्थों को निकालने का प्रक्रम है। क्योंकि वास्तविक विलयन के कण अपोहक झिल्ली से निकल सकते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं, अंतः झिल्ली को अपोहन से प्रयुक्त किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त उपकरण अपोहक कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं वैद्युत अपोहन की। साधारणतया अपोहन में प्रक्रम बहुत मंद होता है। यदि अशुद्ध कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो इसे वैद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है। तब इस प्रक्रम को वैद्युत अपोहन का नाम दिया जाता है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में जाना, उसके बाद हमने कोलाइड बनाना सीखा और आखिरी में हमने कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे होता है वो जाना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इन चीज़ों को दोबारा से अपनी रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लोग कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में पढ़ेंगे और इमल्शन यानी कि पायस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का 5वां भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे विद्युत सेल का संयोजन और किरचॉफ के नियम। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। पहले विषय विद्युत सेल के संयोजन से। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक सेल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो उनके संयोजन को एक बैटरी कहा जाता है। अब अगर हम किसी परिपथ के लिए सेल के लिए उपयोग होने वाले चिन्हों को देखें और उन्हें एक दूसरे से संयोजित कर दें तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे और संयोजन के बाद इन्हें कुछ ऐसे भी दिखाया जा सकता है। अब यदि हम संयोजन के तरीकों पर विचार करें तो किसी परिपथ में विद्युत सेलों को दो तरीकों से संयोजित किया जा सकता है, जिन्हें कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, जो कुछ इस प्रकार से होता है, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आइए इसमें सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। दोस्तों, इस प्रकार के संयोजन में सेल एक दूसरे से श्रेणी यानी लगातार एक के बाद एक सिरे से जुड़े होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं। इस प्रकार के संयोजन में यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि सभी सेल के आंतरिक प्रतिरोध एक दूसरे से श्रेणी में जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से यदि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध देखा जाए तो वह होगा RT बराबर बाह्य प्रतिरोध R जमा आंतरिक प्रतिरोध R जमा R जमा R, यानी RT बराबर होगा बाह्य प्रतिरोध R जमा 3 गुना आंतरिक प्रतिरोध R के,
जबकि सेल के श्रेणी में जुड़े होने के कारण सभी विभव को मिलाकर परिपथ का कुल विभव V होगा 3E। अब ओम के नियम की सहायता से हम लिख सकते हैं कि V बराबर होगा I गुणा RT के, तथा इस समीकरण में V और RT का मान रखें तो समीकरण आती है 3E बराबर I ब्रैकेट R जमा 3R के, जिससे I आता है 3E बटे R जमा 3R। यानी यदि अगर हमें n सेलों को श्रेणी में जोड़ना है तो उस स्थिति में I यानी परिपथ में कुल धारा आएगी NE बटे R जमा NR के। आइए अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। इस प्रकार के संयोजन में सेल एक दूसरे से समांतर यानी ऊपर नीचे जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनके आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं। यानी कि इस परिपथ के लिए कुल प्रतिरोध RT होगा 1 बटे RT बराबर 1 बटे आंतरिक प्रतिरोध R जमा 1 बटे R जमा 1 बटे R, या RT को लिखा जा सकता है R बटे 3। इसके अतिरिक्त ये आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से श्रेणी में संयोजित है, जिसके कारण परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा R जमा R बटे 3। जबकि समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण कुल विभव V होगा किसी भी एक सेल के EMF यानी E के बराबर। अब ठीक पहले की ही तरह ओम के नियम का उपयोग कर यानी V बराबर I गुणा RT हम लिख सकते हैं कि E बराबर होगा I ब्रैकेट बाह्य प्रतिरोध R जमा आंतरिक प्रतिरोध R बटे 3 के, जिससे परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I आती है E बटे R जमा R बटे 3। अब यदि इसी प्रकार n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उस स्थिति में परिपथ की कुल धारा I होगी E बटे R जमा R बटे n। आइए अब समझते हैं हमारा आज का दूसरा विषय, किरचॉफ के नियम। दोस्तों, किरचॉफ के विद्युत धारा पर कुल 2 नियम हैं, जिनमें से पहला नियम कहलाता है किरचॉफ का संधि नियम। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। अब इसे समझने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि कोई 5 शाखाएं आपस में आकर बिंदु O पर संधि बनाती हैं। इस संधि पर किसी एक शाखा से I1, दूसरी से I2 तथा तीसरी से I3 धारा संधि की ओर प्रवाहित होती है, जबकि चौथी शाखा से I4 और पांचवी से I5 संधि से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं। अब किरचॉफ नियम के अनुसार प्रवेश करने वाली धाराओं का योग निकलने वाली धारा के योग के बराबर होगा, यानी I1 जमा I2 जमा I3 बराबर होगा I4 जमा I5 के। यानी इसे लिखा जा सकता है कि I1 जमा I2 जमा I3 घटा I4 घटा I5 बराबर होगा 0 के। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम, यानी किरचॉफ का पाश नियम या किरचॉफ का लूप नियम। इस नियम के अनुसार प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे यहाँ इस परिपथ में कुल 4 विभव हैं, एक बैटरी के कारण जो V4 है और बाकी 3 परिपथ में उपस्थित प्रतिरोधों के कारण जो बैटरी के विभव के विपरीत हैं। तो किरचॉफ के पाश नियम के अनुसार इन सभी विभव यानी V1, V2, V3 तथा V4 का योग 0 होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि V4 घटा V1
घटा V2 घटा V3 बराबर होगा 0 के। आइए अब आज के ही विषयों पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ में A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करें यदि दोनों बैटरी में 0 आंतरिक प्रतिरोध है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिपथ कुछ इस प्रकार से है। अब मान लीजिए कि परिपथ में विद्युत धारा I बैटरी के धनात्मक ध्रुव से बिंदु A की ओर बहता है। अब किरचॉफ के पाश नियम के अनुसार E1 घटा E2 बराबर होगा I ब्रैकेट R1 जमा R2 के, जिसमें राशियों का मान रखने तथा हल करने पर I आता है 2 एम्पीयर के बराबर। अब चूंकि परिपथ में विद्युत धारा सेल E1 से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, जिस कारण प्रतिरोध R1 के कारण विभव में उत्पन्न अंतर इस सेल के विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा। इसलिए VA घटा VB बराबर होगा E1 घटा I R1 के, जिसे हल करने पर A तथा B के बीच विभवांतर आता है 9.6 वोल्ट। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना विद्युत सेल का संयोजन, जो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम तथा दूसरा समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद हमने जाना किरचॉफ के नियम को, जिसमें से पहले नियम को कहा जाता है किरचॉफ का संधि नियम और दूसरा नियम कहलाता है किरचॉफ का पाश या लूप नियम। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे किरचॉफ के नियम के ही कुछ अनुप्रयोगों को, जिनमें आते हैं व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और पोटेंशियोमीटर या विभव मापी। तब तक के लिए गुड बाय। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ।
और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान। और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता, चल। क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख। मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही कर। हाँ रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे मौसा। नहीं। फिर कौन? चलो, तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे
इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रो रहे तेरे पंख है तैयार, ना रुकते तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसे उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। इस बार मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे क्या करी? अरे खींचो मत। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप
पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।